हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। हम अक्सर स्टॉक मार्केट की जब बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, वैल्यूएशन की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अक्सर मिस करते हैं। हाउ डज अ कंपनी मेक मनी? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का एग्जांपल लेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बिजनेस मॉडल होता है, वो अल्टीमेट ड्राइवर होता है कि कंपनी कितना वैल्यू क्रिएट कर सकती है। वैल्यू क्रिएट करना एक इन आइसोलेशन कभी नहीं होता है। वैल्यू क्रिएट करना हमेशा एक बिजनेस के अंदर होता है, और बिजनेस में वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, मार्केट कैप कैसे क्रिएट होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। आज से 15 से 20 साल पहले की बात रही होगी, जब दिल्ली और बंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा था, जो दिल्ली में आज T3 के नाम से जानते हैं और मुंबई में T2 के नाम से जानते हैं, वो एयरपोर्ट बन रहे थे। और GMR एक कंपनी है जो कि दिल्ली में एयरपोर्ट बना रही थी, और GVK जो कंपनी है वो मुंबई में बना रही थी एयरपोर्ट। ये दोनों कंपनी तो एयरपोर्ट के मालिक थे, लेकिन एयरपोर्ट बनाएगा कौन? तो एयरपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ एक ही नाम इंडिया में था, वो था लार्सन एंड टूब्रो। और ये 5-6 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट थे लगभग उस नंबर के आसपास। और जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट L&T को मिला और अनाउंस हुआ, L&T का मार्केट कैप उस नंबर से ज्यादा बढ़ गया। आप इमेजिन करें कि आपको 5,000 करोड़ या 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब जो आपका रेवेन्यू है पूरा का पूरा तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपका मार्केट कैप अचानक से उस नंबर से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब 5,000 करोड़ का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपका मार्केट कैप 7,000 करोड़ बढ़ जाता है, 8,000 करोड़ से बढ़ जाता है। और उस टाइम जो USD था करीबन 45 रुपए के आसपास था, तो उस टाइम 1.2, 1.3 और 1.5 बिलियन डॉलर का वैल्यू क्रिएशन अचानक से हो गया था। और ये क्यों हुआ था कि जब भी कभी कोई स्पेशल एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है इंडिया में, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स में, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में, एक नाम है जो सबसे ऊपर होता है, वो है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। वैल्यूएशन, EPS, रेवेन्यू सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसा कैसे बनाती है और क्या क्या मेन ड्राइवर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। तो पहली बात तो ये कि लार्सन एंड टूब्रो ही हमने क्यों चुना है? टॉप 10 या टॉप 15 डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट प्राइस जो है इसका अभी 3300 रुपए के आसपास होगा, 3904 तक भी पहुंचा। तो टॉप 10 या टॉप 15 में कंपनी आती है हमेशा इंडिया के टॉप 10 टॉप 15 मार्केट कैप कंपनीज में। BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 का एक पार्ट है। और अगर आप देखें कि इस कंपनी में ये एक बड़ी यूनिक कंपनी है कि इस पर कोई प्रमोटर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन मालिक है, ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उनके पास है, उनकी फैमिली के पास है। बट इस तरह का कोई भी ओनर, डोमिनेंट ओनर लार्सन एंड टूब्रो में नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप देखें कि 50 बिलियन से ज्यादा इसका USD में मार्केट कैप है। 50 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, और इंडिया के, एज हमने कहा कि टॉप 10 टॉप 15 नामों में ये एक है, और उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। इंडियन EPC में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप देखते हैं कि EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग मतलब किसी चीज का डिजाइन बनाना, उसको इंजीनियर करना। प्रोक्योरमेंट मतलब अगर आपको स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो आप प्रोक्योर करेंगे, उसको सोर्स करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो EPC जो वर्ड है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। EPC वर्ड जो होता है एक जेनेरिक टर्म है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उनके बारे में यूज किया जाता है। तो EPC कंपनीज में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन ये मल्टी सेक्टर एक्सपोजर है इस कंपनी के साथ। मतलब जिस सेक्टर में आप उठा के देखें, इवन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, और हाइड्रोकार्बन्स में, एनर्जी में, हर जगह पे ये प्रेजेंट है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। आप समझिए कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, मतलब उसका प्रोडक्ट, उसकी काम करने का तरीका बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको बाहर अगर काम करना है तो डेफिनेटली आपको एक सेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और इनोवेशन में या फिर चीजों को बदलने में समय के साथ बहुत जरूरी है। ये कभी स्टोरी में आपको एक और सुनाऊंगा जो L&T और BHEL के बारे में होगी, लेकिन अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं कि L&T और BHEL का जो कंपैरिजन था, वो एक जमाने में दोनों कंपनीज का एक साथ नाम दिया जाता था, बट वो स्टोरी कभी और सही।
की ड्राइवर क्या है? पहली बात, ब्रॉडर इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रहा है, सेक्टर में, जिन सेक्टर में ज्यादा प्रेजेंस है वहां पे कितना ग्रोथ हो रहा है, ऑर्डर कितने मिल रहे हैं, काम कितना मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ऑर्डर की, मतलब आप ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो प्रॉब्लमेटिक है, और वर्किंग कैपिटल कैसे करें। कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही डेंजरस बिजनेस है उस लिहाज से। आज से 15 से 20 साल पहले जिन लोगों ने मार्केट ट्रैक किया होगा, जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा, उनने इन कंपनीज का नाम सुना होगा, IVRCL और जयप्रकाश एसोसिएट्स। लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वर्किंग कैपिटल मिसमैनेजमेंट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई मेनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनीज कुड नॉट सर्वाइव। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है, तो ये सब चीजें बहुत देखने को जरूरी है। आप इनको पता कैसे करें, इनको देखें कैसे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जैसे ये जो हम स्क्रीन पे अभी आपको दिखा रहे हैं कि FY24 पिछले साल की जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसका डाटा है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो नए फ्लाईओवर बनेंगे, नया वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, सब कुछ बनेगा। तो अर्बनाइजेशन जो होता है वो एक बड़ा ड्राइवर है सिविल वर्क का, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा, आपको नई तरह की एनर्जी सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, रिन्यूएबल्स में आप फोकस करेंगे। तो ये सब ड्राइवर हैं जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मोबिलिटी ग्रोथ मतलब आप देखिए कि अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले 20 से 25 सालों में दिल्ली के अंदर बड़ा ही एक नेटवर्क खड़ा किया गया है मेट्रो का। और मेट्रो का काम कौन करता है? टनलिंग का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए कौन करता है? L&T इज वन ऑफ द लीडिंग नेम्स देयर। और जिस तरह के और चैलेंजेस हो रहे हैं वाटर एंड सीवेज, क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेफिनेटली लोगों को ज्यादा पानी चाहिए, लोगों को ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो सब चीजें काम आती हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। तो ये सब इनके 4 या 5 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स कहे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है FY25 का, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही है। पहली बात, ऑर्डर इनफ्लो आप इमेजिन करिए 3566 बिलियन, मतलब 3,56,600 करोड़, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास ऑर्डर इनफ्लो है। नीचे एक नंबर देखिए, अप 18% YOY, मतलब पिछले साल जो था उसके कंपैरिजन में 18% बढ़ा है। लगभग आप कह सकते हैं कि नंबर रहा होगा 3 लाख करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 3,56,000 हो गया। रेवेन्यू 16% YOY। तो आप देखेंगे इस पूरे स्क्रीन पे मैं एक एक नंबर पढ़ूंगा नहीं और मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को कि किस तरह से इसमें डिफरेंट चीजों की रेवेन्यू पे फोकस किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, नेट वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू हमेशा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बहुत जरूरी चीज है, उस पर फोकस किया है। ऑर्डर बुक मतलब ऑर्डर इनफ्लो तो आ रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन पूरा होते जा रहा है तो वो रेवेन्यू कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल है, ईपीसी कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, नए ऑर्डर लेती हैं, उनको एग्जीक्यूट करती हैं, मतलब काम पूरा करती हैं, रेवेन्यू लेती हैं, और वो जो पोर्शन है जो रेवेन्यू में चला जाता है वो पार्ट ऑर्डर बुक में कम हो जाता है। कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, बट मोटामोटी आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी अगर बहुत जल्दी तेज रफ्तार से ऑर्डर इनफ्लो लेके आ रही है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रही है, वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रही है, तो बहुत अच्छी चीज है। फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ये आपने देखा कि इस तरह की चीजें आप देख रहे। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16% के आसपास। तो ये सब चीजें जो है नेट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आप देखिए कि इस साल में फाइनेंशियल इंडिकेटर, मतलब ये 2 आपको कॉलम दिख रहे हैं, क्वार्टर का दिख रहा है, Q4 FY25, मतलब 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 का, और उसके कंपैरिजन में पिछला साल कैसा था, मतलब 2024 का 1 जनवरी से लेके 2024 का 31 मार्च का क्या सिचुएशन था, और ऐसे ही आपको पूरे ईयर का है, फुल ईयर का है, FY24 FY25। तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लो में अच्छी खासी ग्रोथ है, ऑर्डर बुक बढ़ रही है, तो ये सब अच्छी चीजें हैं। रेवेन्यू है, ईबिटा है। ईबिटा में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज, 10.6% से थोड़ा कम हो गया, 10.3%। ऑफ कोर्स उतनी चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी एक 0.3% का डिक्लाइन होना इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो ये चीजें कुछ अच्छी हैं, तो एक दो चीजें खराब भी हैं। और हमेशा मैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑर्डर इनफ्लो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो पा रही है, वो देखने वाली चीज है। तो ये सब बिजनेस मॉडल को समझने वाली चीज है। आप ये प्रेजेंटेशन देखिए, इन कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, तो ये उसका एक पार्ट है। फिर आप देखिए कि ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुक जो है कैसे किस तरीके से बढ़ रहा है। 24% क्वार्टर में बढ़ा और 18% ईयर में बढ़ा YOY।
ऑर्डर बुक का कंपोजिशन, ये बहुत आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्यों जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है यूजुअली ऐसा कहा जाता है थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। जब आप बाहर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ईपीसी कंपनी, तो डेफिनेटली इट्स गुड टू हैव मल्टी रीजन एक्सपोजर, बट अगर आप देखें कि एक बहुत बैलेंस मिक्स होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी फेवरेबल चीज है कि मतलब काफी सारे डोमेस्टिक ऑर्डर भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर भी, एक फेयर मिक्स है। फिर आप देखें कि ऑर्डर इनफ्लो आ कहां से रहा है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप ये एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे इसके, किन सेगमेंट से आ रहा है और किन ज्योग्राफी से आ रहा है। ज्योग्राफी मतलब हिंदुस्तान से, इंडिया से कितना आ रहा है और बाकी रीजन से कितना आ रहा है, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे आप ये पता लगता है, समझिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर किसी कंपनी का 30-35%, एक तिहाई रेवेन्यू अगर आ रहा है समझिए मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट में अगर कुछ इशू है तो डेफिनेटली उनके ऊपर इंपैक्ट हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है, बिजनेस मॉडल को समझना, ऑर्डर इनफ्लो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कि ऑर्डर बुक का कंपोजिशन कैसा है। ऑर्डर बुक का कंपोजिशन जो है, किस तरह से एक ऑर्डर इनफ्लो है, मतलब नए ऑर्डर कितने मिले उस साल में, ऑर्डर बुक मतलब आपके पास हाथ में आज कितने ऑर्डर हैं। जनरली जो 2.5 से 3 साल का एक कन्वर्जन साइकिल रहता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के प्रोजेक्ट है, मतलब 2 से 3 साल का एक एवरेज समझ सकते हैं। जो ऑर्डर बुक आज है उसको पूरा होने में, उसको कंप्लीट करने में 2 से 3 साल लगेंगे। कहां पे, कौन से सेक्टर में है, किन रीजन्स में है, ये आप जितना समझेंगे उतना आप कंपनी के बारे में बेटर समझ पाएंगे। ये 2 स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं, इसमें रेवेन्यू से लेके ईबिटा तक और ईबिटा से लेके पैट तक दूसरे स्लाइड में, मतलब रेवेन्यू से लेके क्या क्या कंपोनेंट हैं जो चले जाते हैं। जैसे देखिए आप इंटरनेशनल बिजनेस से कितना रेवेन्यू आया, एमसीओ मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, कितनी एफिशिएंटली कंपनी काम कर रही है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है। समझिए आपको कोई कंपनी दिखती है कि यार उसका मार्जिन 2% बढ़ गया, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर 5% कम हो गया तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। मतलब ये कि रॉ मटेरियल अगर कॉस्ट 5% से कम हो गई और मार्जिन में सिर्फ 2% इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ झोल है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है समझने के लिए कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल है ये, फिर आप समझिए कि ईबिटा से पैट कैसे बनता है। मतलब ईबिटा जो होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ईबिटा का पूरा फुल फॉर्म ये है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। किस तरह से वो पार्ट आ रहा है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है। कोई कंपनी ईबिटा तो बहुत बनाती है लेकिन पूरा इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, दैट्स अ बैड थिंग। तो इस तरह से आप धीरे धीरे डिफरेंट कंपोनेंट समझ सकते हैं, बिजनेस मॉडल को अलाइन कर सकते हैं कि देखिए कंप्यूटर को देखिए, कंप्यूटर कैसा कर रहे हैं, बाकी सेक्टर में क्या हो रहा है। देखने वाली चीजें ऑर्डर इनफ्लो और एग्जीक्यूशन। किसी भी ईपीसी कंपनी के लिए अगर आप, मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है लार्सन & टुब्रो के लिए, तो भैया ऑर्डर कितने नए आ रहे हैं और कितनी रफ्तार से और कितनी तेजी से वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। दूसरी अगर चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन कैसे हैं। आपने ऑर्डर तो ले लिए लेकिन क्या आप उनको प्रॉफिटेबल तरीके से आपने वो ऑर्डर लिए हैं, और वर्किंग कैपिटल आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब आपने कितना एडवांस लिया, आपने सीमेंट और लोहा खरीदा, उन लोगों को कितना पैसा दिया, किस तरह से आपने अपनी वर्किंग कैपिटल का सामंजस्य बिठाया, वो बहुत जरूरी होता है समझना। स्टॉक है तो वैल्यूएशन की बात तो होगी। तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखेंगे कि ईपीएस में एक 2000 के आसपास एक ब्रेक लगा था। मतलब ब्रेक लगा था मतलब क्या हुआ कि भाई उस टाइम पे हमने देखा कि कुछ एक इम्पैक्ट आया था, और वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि बीच में जब पूरी मशीनरी कोविड की वजह से स्लो डाउन हुई थी तो वो इम्पैक्ट ईपीएस में आना था। अर्निंग्स पर शेयर का जो आपको ब्लू बार दिख रहे हैं और उसके साथ साथ जो लाइन दिख रही है ब्लू, वो पी बता रही है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बता रही है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने से पता लग रहा है कि कंपनी अभी भी उतनी सस्ती नहीं है। आइए क्या निष्कर्ष निकालें इससे। ईपीसी कंपनी मतलब लार्सन & टुब्रो जैसी कंपनी में मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत रोल प्ले करता है। मैंने कहा ना, जैसे 6% से ग्रोथ रेट इंडिया की 6.5% से अगर 8% हो जाती है, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को होने वाला है तो उनमें लार्सन & टुब्रो का नाम होगा। कितने एफिशिएंट है ऑर्डर विन हमें, मतलब ऑर्डर कितनी तेजी से लेते हैं, बिडिंग में कितने केयरफुल हैं। आपने ऑर्डर तो ले लिया, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, मार्जिन अच्छे नहीं है तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या आप प्राइस जो है स्टॉक के लिए दे रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेफ्टी मार्जिन है या नहीं है, इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। भाई हम जो एज्यूम कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए स्टॉक में हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह का ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम हमेशा रिइटरेट करते हैं इस चीज को, लेकिन बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है।
अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें लिखें, हमें बताएं। समझ में आ रहा है तो बाकी लोगों को इस चीज के बारे में जरूर जानकारी दें, कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये सब चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली वर्क्स एज एन एनकरेजमेंट फॉर आवर टीम। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर listening to us, for watching us, and next time we'll come with another interesting business model on another interesting company. Thank you so much. Goodbye.